जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9-10 NITSC चैनल। दिस इज कुनार। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई अच्छी वगैरह तरीके से चल रही है ना यार? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ऐसी चीज जो तुम्हें ना समझ में आ रही हो इस टाइम पे? क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम ये चल रहा है, यहाँ पर अपने आप को इस लाइन में बनाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस थ्रू आउट द जर्नी, जितनी भी आपकी 1 मंथ की जर्नी रही हो, 2 मंथ की रही हो, है ना, पहले तो कमेंट बॉक्स में शेयर करो कि ये जर्नी कितने दिन की आपकी हो चुकी है। 1 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या 2 महीने से कर रहे हो, या 1 हफ्ते से कर रहे हो, या फिर आज ही आप शुरू कर रहे हो, है ना, ताकि आपको भी एक फील आए कि यार मैं यार हाँ कंटिन्यूअस हूँ, मुझे अपने आप पे बिलीव है, मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, वो कंटिन्यूटी आपको खुद को पता चले कि हाँ मैं इतने दिनों से कंटिन्यूअस हूँ। और हम लोग आज बेसिकली इस लेक्चर में प्रॉपर, पूरे इस लेक्चर में एक और नया चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और लगभग 2 लेक्चर्स हमने कर लिया, आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला। आज भी बहुत सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में होंगी। तो मेक श्योर बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, लेक्चर को फॉलो करिएगा। और जितने लोग अभी तक ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, ताकि आपको जितनी भी एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन या फिर जो भी अलग से क्लासेस की नोटिफिकेशन, वो सब कुछ मिलती रहे। तो वो क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रैंकर्स NTSC 2023 लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। या फिर अगर आप आत्मनिर्भर डेमोक्रेटिक इंडिया के पार्ट हैं तो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं जाके टेलीग्राम पर, रैंकर्स NTSC 2023, यही हैंडल देखकर ही आप उसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इतनी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको कुछ अपनी ही टेस्ट सीरीज के बारे में बता दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए ही प्रिपेयर की गई है, स्पेशली फॉर NTSC एस्पिरेंट्स की। जनरली कहीं पर ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। ऑफलाइन में तो बहुत आपको चीजें मिल जाएंगी, है ना, बट ऑनलाइन में ये चीजें आपको घर बैठे नहीं मिलती हैं। तो मोस्टली हमने इसलिए इस चीज को प्रिपेयर करा हुआ है, टेस्ट सीरीज। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनलाइज मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाल ही में नीट का रिजल्ट आया होगा, अगर आप ये सवाल आपके मन में होगा कि यार कर लेंगे, छोड़ो बाद में कर लेंगे, है ना, कर लेंगे कभी ना कभी जाके कर लेंगे, मन में आएगा तो, या फिर अगर तुम मेहनत कर रहे हो और ये चीज नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि अभी नीट का हाल ही में रिजल्ट आया और AIR जो 1 लाई है स्टूडेंट, है ना, उसने सिंपल सी बात इतनी बोली यार कि मैं अपने आप को हमेशा राइट पाथ पर बनाए रखने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज का उपयोग करती थी। और यही चीज आपसे मैं बार बार बोलता हूँ, शुरुआती से यही आपसे मैं बोलता रहा हूँ कि आप अपने आप को टेस्ट करिए, वेयर यू लाई, है ना, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ आप हो, और कितना आपको आगे और जाना है। ये चीज जब आप जानना शुरू कर दोगे तो आप धीरे 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 और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो चलिए, टेस्ट सीरीज आपके पास बहुत ज्यादा नहीं यार, 1 महीने का रिचार्ज जितना आप फोन में करवाते हो उतना आपकी पूरी लाइफ में एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा, उसमें आप दे रहे हो। ठीक है, और पर्सनलाइज मेंटरशिप अगर लेना चाह रहे हो जिसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको कराया जाए काम, कि आप कितना प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो कैसे ज्वाइन करना है, ऐप अपना डाउनलोड कर लो, रैंकर्स NTSC ऐप, वहां से जाके फटाफट से जो भी चीजें आपको करनी है वो करते चलो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और अपना एक होमवर्क मैंने आप सभी लोगों को दिया था, वो क्या था होमवर्क, फटाफट पहले उसकी बात करते हैं। FeCl प्लस Zn, हमें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है जबकि आयरन नीचे आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस Fe बाहर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लगकर। ओके ग्रेट। Fe प्लस H2O बट कोल्ड वाटर है, तो हमें पता है कि ये सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करता है। जिंक हो गया, है ना, आयरन हो गया, ये किससे रिएक्ट करते हैं, सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। ओके, कॉपर प्लस आयरन, वी नो दैट कि आयरन कहाँ आता है, ऊपर आता है, कॉपर विल बी रिस्पेक्टिव दिस नहीं होगा। और हमें पता है कि Au सबसे नीचे आता है, हाइड्रोजन से भी नीचे आता है, तो ये भी रिएक्शन नहीं हैपन होगी। तो तीनों रिएक्शन में बस एक ही रिएक्शन हैपेंड हो रही थी, विच इज फर्स्ट रिएक्शन। ओके, चलिए अब बात करते हैं भाई थोड़ी सी गहरी मित्रता की, दोस्ती की, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए बात आती क्या है भाई कि आप जब चीजें पढ़ रहे हो, चीजें समझ रहे हो अपने आप में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डीप में जरूर चीजें जाननी चाहिए। अब मान लीजिए मेटल के आप जितने भी कंपाउंड अभी तक सुनते आए हो, मेटल के कंपाउंड्स अलग अलग आप देखते आए हो, है ना, जैसे अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात कर दूं, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर दूं, तो इनके अंदर की बॉन्डिंग कैसी होती है, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का कम्बिनेशन होकर कुछ कंपाउंड बन के आ रहा है। लेकिन इनकी दोस्ती होती कैसे है, तो वो दोस्ती को ही हम किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही बॉन्ड क्या कहलाता है, फ्रेंड, है ना, फ्रेंडशिप कहलाता है। ये फ्रेंडशिप होती किस बेसिस पर है, क्या भाई इनका क्या मेटल शेयर करता है, क्या नॉन मेटल शेयर करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जनरली हम लोग दो बॉन्ड के बारे में ही बात करेंगे अगर मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हो। तो फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, और भी आपको बॉन्ड में पढ़ाऊंगा, आयनिक बॉन्ड एंड
सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि दोनों की दोस्ती किस तरीके से होती है। तो मेजरली जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, मेजरली वो दो तरीके की दोस्ती करते हैं, आयनिक बॉन्ड करते हैं या फिर कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके दो तरीके के दोस्त हो सकते हैं, मान लीजिए आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपके दो तरीके के दोस्त हो सकते हैं। एक तो बहुत गरीब बच्चा हो, एक क्या हो आपके लेवल का हो। ठीक है, अब जैसे अब आप स्कूल में जब तक रहते हो तब तक आपके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, तो जो भी चीजें आप करते हो कंट्री करके करते हो। जैसे मान लो आपको पिज्जा खाना हुआ आपके ग्रुप को, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया मान लीजिए 600 का पिज्जा है और 6 बंदे हैं ग्रुप में, तो 100 रुपए सारे पे कर देंगे और कंट्री करके एक पिज्जा खा लेंगे। ठीक है, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉयज की बात कर रहा हूँ जनरली। ठीक है, क्योंकि उनका अलग ही रेशियो होता है कि भाई मतलब ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया, बॉयज तो एक ही करते हैं, बट कंट्री वाली बात करो अभी तक कि कंट्रीब्यूट कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो वैसे जब कंट्रीब्यूशन के साथ चीजें होने लगे, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कि भाई तुम 100 रुपए दे दो, तुम 100 रुपए दे दो, तुम 100 दे दो, ये क्या हो गया शेयरिंग। जब शेयरिंग के थ्रू दोस्ती हो तो इसे कोवैलेंट बोलते हैं। और मान लो अगर ग्रुप में जब कॉलेज में आप आ जाते हो तो यहाँ क्या होता है ना कि आपकी टाइमिंग बधी होती है कि आज तुम प्रॉपर दे दोगे, कल तुम प्रॉपर दे दोगे, कल मैं दे दूंगा। तो ये क्या है भैया, कंप्लीट डोनेशन, मतलब एक कंप्लीट पैसे पे कर रहा है, एक बच्चा आ रहा है वो कंप्लीट पैसे को पे कर रहा है। ये नहीं कि भाई म्यूचुअल शेयरिंग मतलब जितनी बार खाने के उतनी बार म्यूचुअल शेयरिंग, नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर। तो आयनिक बॉन्ड दोस्ती किस कैटेगरी पर बनती है भैया, ये बनती है कंप्लीट ट्रांसफर। इसको अभी समझाऊंगा मैं आपको किस तरीके से ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है ये वाली दोस्ती। ठीक, कौन सी, आयनिक बॉन्ड। और अगर कोवैलेंट की बात करूं मैं तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है। किससे बनती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि दोनों का बॉन्ड किस तरीके से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं और आयनिक बॉन्ड की बात करूं, आयनिक की बॉन्ड की करूं तो कंप्लीट ट्रांसफर, कि भाई कंप्लीटली एक बंदा पे करेगा, दोनों में से एक बंदा पे करेगा, एक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जबकि इनकी बात करूं कोवैलेंट में तो यहाँ पे शेयरिंग होती है। ठीक है, मतलब ना तो वो देंगे ना तो वो देंगे, कोई सब मिल के देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और फील लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड की तरफ पहले हम लोग रुझान देखते हैं। आयनिक बॉन्ड है क्या, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। समझ में आई बात कि ये जो बॉन्ड बनता है वो किनके बीच बनता है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि मेटल और नॉन मेटल की जब दोस्ती हो रही होगी, मतलब एक गरीब बच्चा हो एक अमीर बच्चा हो, ध्यान में रखना, एक गरीब और अमीर ये वाली दोस्ती जब होगी तब क्या होगा, तब क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक दोस्ती होगी, आयंस बनेंगे। ठीक है, आयनिक, आप इतने नाम से ही क्लियर हो रहेंगे, आयंस बनेंगे, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ये वाली बात। तो इन दिस कोर्स द मेटल गेट पॉजिटिव charge because of transfer of electron, non-metal get negatively charged because of acceptance of electron. Great, no issue. In other words, bond formed between positive and negative ion is called ionic bond. अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं दोस्ती, हमने समझ लिया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की दोस्ती होती है। तो मेटल कोई सा भी एक पिक कर लेते हैं, चलिए भैया सोडियम ही पिक कर लेते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। सोडियम पिक करते हैं। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 होता है, 8 होता है, 1 होता है। ठीक, एंड वी नो दैट कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो बोलोगे आप कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि इनको स्टेबल होना है, देखो हमें पता है कि जो भी चीजें होती हैं, जितनी भी रिएक्शन होती है, जितने भी काम हम करते हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी हम अगल बगल हमारी चीजें हैफन हो रही है, सब कुछ स्टेबिलिटी के ऊपर भाग रही है। सब कुछ किसके लिए भाग रही है भाई, सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए भाग रही है मेरे भाई। हर एक चीज आप दुनिया में एक एक एक्शन रिएक्शन जो भी आप देख रहे हो, जो भी प्रोसेसेस देख रहे हो, हर एक चीज स्टेबिलिटी को खोजने की कोशिश में हो रही है। ठीक है, तो मेटल का भी काम वही कि मैं स्टेबिलिटी खोजूंगा। अब स्टेबिलिटी क्या कैसे खोज पाएंगे, जब ये क्या कर दें, इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसके लिए इनको क्या करना है, अगला वाला 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना है। तो ये जैसे ही डोनेट करेंगे, सोडियम जैसे ही डोनेट करेंगे, क्या बन जाएंगे, Na+, और यहाँ पर प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा बाहर। ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है। ठीक है, नाउ अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो आएगा 2 और 8, प्लस चार्ज बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पहले 11 थे, अब कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, जितने प्लस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। ठीक है, न्यूट्रल एटम कौन सा था, ये वाला Na, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे जितने इसके ऊपर चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ठीक, नाउ अब दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं हम, किसको ले लेते हैं भैया, अब दूसरे वाले ले लेते हैं किसी क्लोरीन को ले लीजिए। चलिए
तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7, इनका ये आउटर मोस्ट शेल 7 है। इनको स्टेबल होने के लिए इसको क्या बनाना है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है। इनका कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। इनको ये कन्फिग्रेशन रीच करना है, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है इसको क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो Cl प्लस का इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना देते हैं, Cl माइनस आयन बना देते हैं, और यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन के आता है। तो हुआ क्या, हमने एक मेटल लिया, एक नॉन मेटल लिया, दोनों के बीच दोस्ती कराई। कैसे, हमने इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया। सोडियम क्या करेगा, इनको अपना पहले तो खुद एक टूटेगा, एक पार्ट में टूटेगा, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, एंड सेकेंड प्रोसेस, दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। आफ्टर दैट अब आयंस कितने, अब क्या बचेंगे सॉल्यूशन में, तो अब बचेगा ये वाला पार्ट एक है, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन तो ये खा गए, और फाइनल प्रोडक्ट ये बन के आया। तो बन के क्या आया, Na प्लस बन के आया, और प्लस Cl माइनस बन के आया। तो ये दो कंपाउंड अब बचे हुए हैं हमारे सॉल्यूशन में। तो अब दोनों के पास क्या है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज, इनके पास निगेटिव चार्ज। तो हमें पता है अदर चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में आएगा। ड्यू टू दैट इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनता है, आयंस के कारण बॉन्ड बनता है, चार्जेस के कारण बॉन्ड बनता है, और ये फाइनली प्रोडक्ट क्या बना के आ जाएंगे, NaCl बन के आ जाएगा, विच इज आवर सॉल्ट। हमें पता है कि जब भी हम सॉल्ट पानी में छोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि पानी में जाने पे ये आयनिक बॉन्ड टूट जाता है, आयनिक बॉन्ड टूट जाता है। क्लियर है बात। और ड्यू टू दैट, ड्यू टू आयन, उसमें क्या होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने लगती है। तो यही रीजन है। अब ये कौन सा स्टेप है बेटा, तो ये है थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। फर्स्ट क्या था, सोडियम फर्स्ट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द सॉल्यूशन, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na प्लस आयन बनाएगा। एंड सेकेंड स्टेप, क्लोरीन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, which is after accepting the electron it will become chlorine minus ion. Okay, अब both ion Na plus and Cl minus ion will get attracted by electrostatic attraction. Due to that there will be a formation of bond which is called ionic bond. Clear, is it clear? चलिए, अगर आप मुझे बताइए, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट से आप बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड की। तो प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग करते हुए चलेंगे आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स, बेसिकली ये सॉलिड्स होते हैं। सॉल्ट देख लो, जितने भी सॉल्ट देखोगे लगभग सॉलिड से मिलते हैं मेजरली। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हैज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अब देखो दो चीजें हैं, ये एक Na प्लस आयन है, ये Cl माइनस आयन, दोनों के बीच की ये दोस्ती को क्या हम दिखा रहे हैं, बॉन्ड से दिखा रहे हैं। हमें पता है ये चार्जेस के कारण, अपने चार्जेस के कारण ये बॉन्ड बना है इनके, और चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स, और ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो भी स्ट्रांग होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये इसीलिए उसको क्या बनाता है, सॉलिड बनाता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत क्लोजली बॉन्डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड और ब्रिटल, ये भाई ब्रिटल होते हैं, आप जैसे इनको तो फैलाना चाहोगे टूट जाएंगे ये। ठीक है, ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे। आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन ऑफ आयंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गई बात। आयनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन वाटर, जैसे आप डिसॉल्व करोगे वाटर में, डिसॉल्व होकर इट विल ब्रेक इनटू आयंस। ठीक है, ये अपने आयंस के फॉर्मेट में टूट जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो ये Na प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड इज जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल। मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये केरोसिन में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप उसमें डाल दे रहे हो तो ना ये किसी से रिएक्ट कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, उसमें बैठे रहेंगे शांति से। ठीक है, ठीक है, चलिए। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट अगर आप इनको वाटर के सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में लाते हो, लिक्विड फॉर्म में लाते हो, जिसके थ्रू ये क्या होंगे, आयंस के फॉर्म में होंगे, और इसी आयंस की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, जल्दी आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड की बात हो गई। बट अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत सिंपल और बहुत अच्छा बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है भैया, कि बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड किसको कब होगा फॉर्म, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नॉन मेटल्स,
जब दो नॉन मेटल्स आपस में दोस्ती कर रहे होंगे तब वो क्या बनाएंगे, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा किससे बनता है मेरे भैया, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि दो गरीब या फिर दो अमीर जब दोनों का लेवल बराबर हो, ना तो वो देने के लिए तैयार है कंप्लीटली, ना वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, दोनों एक लेवल का हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ही मैं आपको ऑक्सीजन का या फिर H2 का ही ले लीजिए, आप H2 का ले लीजिए या फिर ऑक्सीजन का ले लीजिए, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का ही मैं ले रहा हूँ, ऑक्सीजन आप डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मान लीजिए अगर। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये है भाई साहब और एक ऑक्सीजन ये है, तो है तो दोनों ऑक्सीजन। तो भाई देखो मेटल में क्या हो रहा था कि मेटल की कैपेबिलिटी होती है कि वो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और नॉन मेटल की कैपेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 और 6, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 और 6। अब भाई साहब ये ना तो तैयार है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन इनको कंप्लीटली दे दूं, या तो ना तो ये तैयार है। मान लीजिए अगर दे भी देते हैं तो ये हो जाएंगे 2 और 8, और ये क्या हो जाएंगे 2 और 4, बट ये अभी स्टेबल नहीं हुए हैं, ये तो स्टेबल हुआ नहीं। बताओ, अगर मान लीजिए ये फर्स्ट वाले भाई साहब चलो थोड़े से अच्छे होंगे, 2 ऑक्सीजन सेम लेवल के, सब कुछ सेम है, आप बोल रहे हो, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ कि एक वाला, एक कोई बहुत अच्छा होगा उसमें से, एक रेयर केस में कुछ भी ऐसा रैंडम तुम्हारे कहने पे मैंने मान लिया। तो मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से इनको क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिए ये, ठीक। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये वाला तो स्टेबल नहीं हुआ ना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये स्टेबल नहीं हुआ। सो ये क्या करते हैं भाई, ये वाला बॉन्ड नहीं हो सकता, मतलब आयनिक बॉन्ड तो बन नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। तो होगा क्या, एक्चुअली में होगा क्या, तो उसकी बात अब करते हैं। तो ये 2 और 6, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये बोलते हैं भैया तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, चलो बहुत बढ़िया, हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था इनका और 2 इलेक्ट्रॉन था इनका, ठीक। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितना हो गया, 6 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक। सॉरी, ये इरेजर हटा दो, ठीक। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 4 8 हो गए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये बोलते हैं भैया कि अब हम दोस्ती कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करते हैं आपस में। तो ये क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग कर लेंगे। देखो होती क्या है, मान लीजिए इनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन के साथ इनसे दोस्ती कर लिए हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर लिए हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, मान लीजिए आप हैं कोई एक पर्सन, यहाँ पर आप गए इनके पास चेक करने के लिए ये स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप कोई कंपाउंड बना रहे हैं, आप जैसे शेयरिंग कर लेंगे ये कौन सा कंपाउंड बना देंगे, O2 बना लेंगे, ठीक। तो मान लीजिए आप किसी भी एक ऑक्सीजन के पास गए और चेक करने के लिए, आपका काम क्या है, चेक करना कि भाई ये स्टेबल है कि नहीं। मैं गया तो ये क्या कहेगा, भैया हमने शेयर किया हुआ है, लेकिन इससे इसकी, इस वाले ऑक्सीजन की इस वाले से बात हो चुकी है। क्या बात हो चुकी है कि भाई जब भी मेरे घर जांच आएगी तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपना बता दूंगा, ठीक है। देखो बात समझो थोड़ा सा, ये वाला बोलेगा कि भाई जब इस वाले से कि मेरे घर अगर कोई आदमी ये आते हैं चेक करने कि आप स्टेबल हैं कि नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने इनसे इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हारा इनको दिखा दूंगा, इन भाई साहब को, ठीक है। तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलेगा मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन आता है और मेरे पास आता है चेक करने कि मैं स्टेबल हूं कि नहीं, तो ये बोलेगा भाई तुम मेरा वाला दिखा देना, ठीक है। मतलब दिखावे की दुनिया, मैंने तुम्हारा ले रखा है, मैंने, तुमने मेरा ले रखा है। जब ये इसके पास जाएंगे तो बोलेगा 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और 2 और 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो हो गया 10, तो 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब क्या होगा, 2 और 8। अब ये अगर इसका चेक करेंगे तो इसके केस में भी 2 और 8 आएगा। तो नाउ दे आर बिकम स्टेबल, दे बिकम स्टेबल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इज इट क्लियर। चलिए अब आप बताइए भाई कि हाँ, तो देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे ओ के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को एक बॉन्ड से दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को 2 बॉन्ड से दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए टोटल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो बोलेंगे 2 हो गए, है ना, 2 हो गए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बोलो 2 हो गए, एक ये जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। चलिए तो फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड नेचर इन, पहला है CO2, दूसरा है NO, ठीक,
NO2 कर लीजिए। चलो NO2 विल बी मोर हार्डर फॉर यू, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। चलो और कोई और दे दूं तुम लोगों को। हाँ चलो K2O, ठीक है। चलिए ये वाली बात आपको करनी है। K2O एंड CO2 दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताने हैं, कितने बॉन्ड बनेंगे, और नेचर ऑफ आयन बताना है, ठीक। नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक, नेचर ऑफ बॉन्ड दोनों बताना है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए और नेचर ऑफ बॉन्ड बताइए। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं भैया, यहां से शुरू होती है हमारी मेटलर्जी। मेटलर्जी शुरू होती है भैया, मेटल्स को निकालने की प्रोसेस खत्म, शुरुआत होती है कि मेटल्स कैसे निकलते हैं। तो जनरली देखिए, अगर आप मेटल्स की बात करते हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे कि माइनिंग होती है तो उसमें हमारा सोना निकलता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा KGF के बारे में, देखा होगा, KGF का नाम सुना होगा, KGF मूवी देखी होगी आपने, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KGF? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, देखूं आपकी रिटेंशन पावर क्या है, ठीक है। तो KGF आपने सुना होगा, वहां माइनिंग होती है, खुदाई करवाते हैं जमीन के अंदर, वहां क्या निकलता है? सोना निकलता है। तो जनरली जो भी मेटल्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में मोस्टली पाए जाते हैं, क्योंकि जब भी हमारा अर्थ बना था, ड्यू टू सम इंटरनल कंपनसेशन, जो भी मेटल्स के फॉर्मेशन हुए थे, जो भी मेटल्स अर्थ क्रस्ट में आए थे, तो वो सब कुछ किसके अंदर है? अर्थ क्रस्ट के अंदर है भाई। ऑब्वियसली कि जब अर्थ बना होगा तो ऐसा है नहीं कि सरफेस पे कोई रख के गया होगा। जो भी मेटल्स होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो आपके अर्थ में ही छुपी होंगी। तो उनको हम क्या करते हैं? धीरे 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 क्या करते हैं भाई? माइनिंग करके उन मेटल्स को निकालते हैं। तो बेसिकली जब हम माइन करते हैं, है ना, प्रोसेस क्या होता है? माइनिंग की प्रोसेस होती है। ये लिख लेना कि किस प्रोसेस से मेटल निकलता है? माइनिंग की प्रोसेस से। तो जब हम माइनिंग करते हैं तो इस माइनिंग में हमें मेटल्स, ऐसा नहीं कि हमने माइनिंग किया और डायरेक्ट मेटल मेरे हाथ में आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेटल्स तो भाई हो सकता है फ्री स्टेट में मिले, कंबाइंड स्टेट में मिले, या फिर किसी तरीके से। बट गोल्ड आप देखते हो, जनरली आपने देखा होगा मूवी, तो उसमें गोल्ड चमकता हुआ आपको दिखता है। तो मोस्टली मेटल्स पाए किसने, कितने स्टेट में पाए जाते हैं? तो दो स्टेट में पाया जाता है, नेटिव स्टेट विच इज फ्री स्टेट, जिसे आप नेटिव स्टेट भी बोलते हो, फ्री स्टेट भी बोलते हो, या फिर कंबाइंड स्टेट बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट। या तो देखो क्या होगा कि भैया नेटिव स्टेट का मतलब क्या है कि वो, अगर वो मान लो गोल्ड है तो गोल्ड में ही होगा, ऐसा नहीं कि गोल्ड का कोई कंपाउंड होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। या ऐसा नहीं कि गोल्ड का कोई मिनरल की, मिनरल्स के फॉर्म में जनरली मिलते हैं, तो है ये जरूर नहीं कि मिनरल होगा किसी और फॉर्म में। नेटिव का मतलब कि गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा। तो ये बेसिकली कौन से होते हैं? जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, ये सारे कहाँ मिलते हैं? नीचे मिलते हैं, ठीक है। सिल्वर हो गया, ये सारे कहाँ मिलते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या होते हैं भैया? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी रिमेनिंग मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव नहीं होते हैं, रिमेनिंग मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं? जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सॉरी के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे क्या है? आपके लगभग लगभग कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है? कि कुछ अलग अलग कंपाउंड में पाए जाएंगे, कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स इन फॉर्म ऑफ, मतलब हो सकता है सल्फाइड के कंपाउंड हो, ऑक्साइड के कंपाउंड हो, कार्बोनेट का कंपाउंड हो, किसी भी कंपाउंड में पाया जा सकता है। यहां पर लिख लीजिए AuAgPt, ये सारे क्या हैं भैया? एग्जाम्पल हैं आपके, एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है बात। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। पहला कि भाई अर्थ क्रस्ट में हो या तो सी वाटर में, क्योंकि जो नेचुरल आपकी अर्थ जब बनी होगी तो नेचुरली वाटर आया होगा, नेचुरली आपकी अर्थ की सरफेस आई होगी, अर्थ क्रस्ट आई होगी, तो वही नेचुरली वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेटल्स अकर इन अर्थ क्रस्ट एज एंड इन सी इन फॉर्म ऑफ ओर्स, ठीक, ओर्स क्या भी समझाऊंगा आपको। अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल, ठीक है, अर्थ क्रस्ट इसीलिए आपको बता रहा था मैं, क्योंकि मेजर सोर्स है। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, ऑब्वियसली मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये यहाँ से हम सोडियम को निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम को निकाल सकते हैं, ये सी वाटर में पाया जाता है। और हमें पता है, हम इस प्रोसेस को पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी अगर आपने 9th की पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है, चलिए आइए मिनरल्स की बात करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में जहां पर भी हमें पाए जाते हैं, जहां पर भी हमें मिलते हैं आपके जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी आपके मेटल्स मिलते हैं, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। अगर वो हमें मिल गए, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशंस,
ठीक है, जिसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अब मान लीजिए कोई भी मिनरल किसी भी मेटल का मिला, ठीक है, कोई भी मिनरल हमें मिला। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे मान लो कि आपसे चाहिए कि भैया आप कैल्शियम निकाल के दीजिए मुझे, ठीक है, आई डिमांडिंग कि मुझे कैल्शियम दीजिए या फिर एल्यूमिनियम दीजिए मुझे निकाल के, आप कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से। तो आप क्या करेंगे, या फिर जिंक दे दीजिए, जिंक सल्फाइड, ठीक है, सिन्नाबार जिसे आप बोलते हो। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि जिंक निकाल के मुझे सरफेस से दीजिए, तो आपके पास जिंक के काफी कंपाउंड्स मिलेंगे, जिंक कार्बोनेट मिलेगा, जिंक सल्फाइड मिलेगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड मिल सकता है, तो मल्टीपल कंपाउंड्स आपको अर्थ क्रस्ट में मिल सकते हैं जिंक के, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सबको निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। मिनरल क्या है भैया, मान लीजिए अर्थ क्रस्ट में आपने गड्ढा खोला, ठीक, मान लीजिए जिंक की ही मैं बात कर रहा हूं, तो जिंक के जितने भी कंपाउंड होंगे, जिंक के जितने 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए जितने भी कंपाउंड होंगे जिंक के, वो सारे क्या होंगे, मिनरल्स कहलाते हैं। वो सारे की जिंक के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे मिनरल्स कहलाएंगे। लेकिन ओर्स कब बोलोगे? अब ओर्स क्या भाई, अब मान लो आप अर्थ क्रस्ट से कुछ निकाल रहे हो, कुछ आप मेटल्स निकाल रहे हो अर्थ क्रस्ट से, लेकिन हमें अपना फायदा भी तो देखना, हमें अपनी भाई अपनी कैपेबिलिटी भी तो देखनी कि मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास रिसोर्सेस कम है, मेरे पास टाइम कम है, सब कुछ देखना। अब सब कुछ को ध्यान में रखते हुए इन 6 में से जो सबसे कम, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, रिसोर्सेस कम रिक्वायर्ड कर रहा होगा, उन सारी चीजों को जो हमारा सबसे ओवरऑल ज्यादा फायदा करा रहा होगा, वो मिनरल को हम चूज करेंगे, और वही मिनरल क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। समझ में आई बात? जितने भी ओर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, सिन्नाबार, ठीक है, जिंक ब्लेंड, ठीक है, सॉरी एच जी एस था सिन्नाबार, सॉरी वाज इनकरेक्ट, जिंक ब्लेंड जेड एन एस, ठीक है। तो उसमें जब आप निकालते हो वो सारे क्या हैं आपके, वो ओर्स हैं। ओर्स मतलब जिनमें आप पाए तो बहुत सारे जाते हैं जिंक के कंपाउंड, लेकिन हम जनरली क्यों उनमें से निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर कुछ लिख लिए, जिंक एच जी एस, ठीक है, ये सारे क्या हैं, किसके ओर हैं, जिंक के ओर हैं, ये मरकरी का ओर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ है आपके पास ओर्स, ठीक है। और हम जब भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स विल ऑलवेज गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स, ठीक है। हम मिनरल से नहीं बोल सकते हो, उसे ओर्स से। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, ऑल ओर्स आर मेटल्स बट, सॉरी मिनरल्स आर, ओर्स आर minerals but all minerals are not ores, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा मेरे वीडियो में तो आप समझ जाओ कि सारे ओर्स मिनरल्स तो होते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमने इन्हीं मिनरल्स में से ही एक को चूज कर लिया। मान लीजिए पहला है तो ये इसी में से तो आया है, ये क्या है, ये ओर है, बट बाकी के जो रिमेनिंग है वो सिर्फ मिनरल है, वो ओर नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के ऊपर जाते हैं। तो बेसिकली जो भी मेटल्स होते हैं हमारे, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट रिएक्टिव जो सबसे ऊपर आते हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, वो मोस्ट रिएक्टिव। मीडियम में आपके जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या है, मीडियम रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव में गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है आपके लीस्ट रिएक्टिव। सो 3 मेजर पार्ट में आप डिवाइड करोगे। मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल का कंपाउंड हो उनके लिए अलग प्रोसेस यूज करोगे आप, जो मीडियम है उनके लिए अलग प्रोसेस यूज करोगे, जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे उनके लिए अलग। तो सारे मेटल्स की कैटेगरी अलग अलग है, सबको अलग अलग तरीके से हम निकालेंगे, हमारा काम है उनको अलग अलग तरीके से खींच के बाहर निकालना, ठीक। तो सबसे पहली प्रोसेस उसमें क्या थी, कंसंट्रेशन, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर क्रूड मेटल। तो इसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं। पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका ये कंसंट्रेशन ऑफ इनरिच मेटल है, यहां से हम क्या करेंगे, जो भी मेटल्स के कंपाउंड होंगे उनको पहले हम सिंपली मेटल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये मेटल्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की छोटी मोटी इंप्योरिटीज मिल सकती हैं, इसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज अभी भी होती हैं पहले प्रोसेस में, ठीक, इंप्योरिटीज। अब जो भी आपने निकाला उनको हम क्या करते हैं, फिर से उनको थोड़ी सी और इंप्योरिटी निकालते हैं, उसके बाद ओवरऑल यहाँ से पूरी की पूरी रिफाइनिंग हम कर देते हैं एकदम क्लियर कट में,
ठीक है। जो भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटीज होंगी, केमिकल इम्प्योरिटीज होंगी कुछ, ठीक है। तो हम दूसरे स्टेप में केमिकल इम्प्योरिटीज निकालेंगे, फिर अगले में फिजिकल इम्प्योरिटीज निकालेंगे जो फिजिकली प्रेजेंट होंगी उसमें, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हम धीरे 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 करते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होता क्या, जनरली इसको ध्यान समझते हैं। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट्स एक्सेट्रा फ्रॉम माइंस और इज कॉल्ड नोन एज कंसंट्रेशन और। समझ में आई बात, कि जितनी भी आपकी बेसिक इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाने का काम ही क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। अब चलिए इसको प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है एक्चुअली में। कंसंट्रेशन ऑफ ओर अगर आप बोलें तो बेसिकली यहाँ पर तीन पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तीनों अलग अलग मेटल्स है, तीनों का रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी में क्या आएगा, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। जबकि मीडियम रिएक्टिविटी में आएगा जिंक आएगा, आयरन आएगा, कैल्शियम आएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम आएगा। और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में क्या आएगा, गोल्ड आएगा, प्लेटिनम आएगा, सिल्वर आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे आएंगे, तो ये आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको एक ही तरीके से आप निकाल ही सकते हो, उनका इलेक्ट्रोलिसिस कराइए। इसका क्या मतलब है कि उनके सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाइए, उसमें एनोड बनाइए और उसमें कैथोड बनाइए, और दोनों के बीच में क्या कराइए, करंट पास कराइए। ड्यू टू दैट एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और ड्यू टू दैट आपको मेटल ही मेटल पर मिलता चला जाएगा। जिस मेटल को निकालना है उस मेटल का सॉल्ट उसी मेटल का आपका इलेक्ट्रोड होना चाहिए जो मेटल, ठीक है। ये प्रोसेस आपने पिछली क्लास में जरूर पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। उसके बाद आपकी प्योर मेटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एंड वेरी क्लियर कट फंडामेंटल रूल फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स दैट वी हैव टू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, ठीक है। उनका सॉल्यूशन बनाइए, मोल्टेन ओर है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास कराइए, और करंट पास कराने के जो इलेक्ट्रोड आप यूज करें वो मोस्टली उसी मेटल का होना चाहिए, ठीक है। मीडियम, अब मान लीजिए मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो इसमें आप हो सकता है दो तरीके के मेजर ओर मिल सकते हैं। पहला है कार्बोनेट ओर मिल सकता है आपको, एंड सेकेंड वन इज सल्फाइड ओर मिल सकता है आपको। सेकेंड किसका मिल सकता है, सल्फाइड का मिल सकता है। तो अब दोनों के अलग प्रोसेस देखो, पहला था कि मेटल बहुत रिएक्टिव था, अब दूसरा कि मेटल जिंक का हो सकता है, मरकरी का हो सकता है, ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम का हो सकता है, ठीक है, आयरन का हो सकता है। अगर ये मेटल्स आपको मिल रहे हैं और इनमें इनमें भी कंपाउंड मान लो अलग अलग थे, आपने कंपाउंड चेक करोगे, आप केमिकल कंपोजिशन चेक करोगे तो आपको पता चला कि कम कार्बोनेट का हो रहा है। मान लीजिए आयरन कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको कैसे आप कैल्शियम वहां से निकालोगे, ठीक है। तो अगर कार्बोनेट का होगा मतलब CO3 का होगा कंपाउंड, या फिर S का होगा कंपाउंड, सल्फाइड का होगा, तो आप कार्बोनेट के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। व्हाट इज कैल्सिनेशन बताऊंगा भी आपको। और सल्फाइड जब भी होता है तो वहां पर रोस्टिंग, रोस्ट कर दो, एकदम जला के राख कर दो, वो वाली प्रोसेस यूज करोगे, ठीक। दोनों से रिजल्ट फिर से क्या मिलेगा कि हमारा रिजल्ट दोनों से क्या आएगा, मेटल की ऑक्साइड बनेगी। ऑक्साइड को हमें पता है कि हम ऑक्साइड अगर है तो उसको रिड्यूस करा दें, रिडक्शन, तो वहां से हमें प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जहां से हम केमिकल कंपोजिशन हटा चुके हैं अभी करेंटली, और इसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। और मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी मोस्टली ये सल्फाइड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, तो सल्फाइड के लिए हमेशा रोस्टिंग यूज करते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि कार्बोनेट के लिए हमेशा कैल्सिनेशन, कार्बोनेट के लिए हमेशा कैल्सिनेशन यूज करते हैं, C फॉर सी, ठीक है, कैल्सिनेशन यूज करते हैं। और सल्फाइड और अगर है तो सल्फाइड के लिए ऑलवेज वी विल यूज रोस्टिंग, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि रोस्टिंग कब यूज करते हैं और कैल्सिनेशन कब यूज करते हैं, ठीक है। और रोस्टिंग करेंगे तो यहाँ से मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑक्साइड के बाद हम रिफाइनिंग कर देते हैं तो अपना काम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो रोस्टिंग समझने का काम करते हैं। रोस्टिंग है क्या, रोस्टिंग बेसिकली कुछ है नहीं, बेसिकली बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। it is process to convert sulfide ore into oxide on heating strongly in presence of excess air। एक्सेस एयर का क्या मतलब, मान लीजिए एग्जांपल में लेता हूं कि किसी भी सल्फाइड की बात करिए, मान लीजिए जिंक सल्फाइड है, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं इसको ओपन एयर, एक्सेस एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, इसके प्रेजेंस में क्या करता हूं, हीट करता हूं। ये क्या हीट करता हूं, तो ये क्या कर लेगा, ZNO बना देगा, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड आपकी निकल जाएगी गैसियस फॉर्मेट में,
ठीक है, बहुत ज्यादा अगर है तो ये बात होती है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बन के आ जाएगा और यही हमारा रोस्टिंग का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रोस्टिंग का यही प्रोडक्ट होता है, यही ये वाला प्रोडक्ट किसका होता है, रोस्टिंग का। कि जब भी रोस्टिंग हम तब करते हैं एक्सेस, रोस्टिंग का क्या मतलब है, रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर कट बात है, क्यों, देखिए ध्यान से। और क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना के लाना है। तो पहले तो हमारे इनिशियल कंपाउंड में कोई भी ऑक्सीजन का प्रोडक्ट नहीं है, सो वी हैव टू गिव वेरी स्मॉल लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फाइड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दे, जिंक को भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दे, ताकि जिंक ऑक्साइड निकल के आए। अब जिंक ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करा देंगे, ड्यू टू रिडक्शन वो क्या बन जाता है, जिंक बन जाता है, वो हमारी बात की बात है। इट ऑल्सो रिमूव्स वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। अब हीट की वजह से ड्यू टू हीट हीट वोलेटाइल कंपाउंड्स जो उड़ सकते हैं, कंपाउंड जैसे पेट्रोल हो गया, वोलेटाइल है, वो उड़ जाएगा, कंपाउंड वोलेटाइल। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। सल्फाइड जब भी कंपाउंड होगा रोस्टिंग यूज करोगे। रोस्टिंग का मतलब क्या है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन आप यूज कर रहे हैं। क्लियर बात। ओपन एयर, ओपन में मतलब आप ऐसे ही बाहर रख के जला दीजिए। ठीक है, जब बाहर रख के आप जलाने लगे, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये लकड़ी का कुछ खड्डा है, इस पर आप आग लगा दीजिए और इसमें जब मेटल को जलाइए तो एयर में आप जला रहे हैं। ठीक है, मतलब ओपन एयर में जब आप जलाएंगे तो वो क्या कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है। क्लियर माय ब्रदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दैट इज कैल्सिनेशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन? इट इज प्रोसेस टू कन्वर्ट कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर का क्या मतलब भैया कि अब ओपन में आप नहीं कर रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्सिनेशन में लिख लीजिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते। आप पहले केस में आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे थे, ओपन में आप हीट कर रहे थे। नाउ आप हीट करेंगे, ओवन में हीट कर देंगे। ठीक है, डिवाइस आती है हीटिंग के लिए, उसमें हीट करोगे आप कैल्सिनेशन के लिए। ठीक है, उसमें हीट करोगे तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही जा पाएगी, बहुत ज्यादा नहीं जा पाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट मिला हमें, तो हम क्या करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे और उसको हीट करेंगे। अब ड्यू टू दैट क्या बन के आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन के आ जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू दैट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आया, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आया, हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या निकल के आई है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ठीक, ये मेन प्रोडक्ट हो गया जो हमारे काम आएगा अभी आगे की प्रोसेस में। हम इसको रिड्यूस कर देंगे बाय पुटिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया बाई प्रोडक्ट। ठीक, जो हमारे काम का ना हो उसे हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो हमारे काम के लिए हो उसे बोलते हैं मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब भी सल्फाइड होगा या फिर आप यहाँ पर और भी हो सकता है। ठीक है, आप हाइड्रेटेड ओर का मतलब यहाँ पर अगर वाटर होगा तो वो भी उड़ जाएगा, जैसे .10H2O। ठीक है, वाटर के कुछ क्रिस्टल्स होंगे तो वो भी उड़ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको कि कैल्सिनेशन क्या है। कैल्सिनेशन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और फिक्स्ड एपरेटस में आप इसको हीट करते हैं, एपरेटस में हीट करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ओपनली कर दोगे, एक एपरेटस होगा, एक डिवाइस होगी, कुछ तो होगा जिसमें आप हीट करोगे। तो कैल्सिनेशन लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसमें खत्म नहीं होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब कैल्सिनेशन में कौन कौन से ओर डाले जाते हैं, तो कार्बोनेट का ओर हो या फिर हाइड्रेटेड ओर हो। ठीक है, या फिर आप जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O मान लीजिए, ये ओर आपको मिला। ठीक, तो यहाँ से जो ये हाइड्रेटेड ओर है ये भी रिड्यूस हो जाता है, ये भी हट जाता। ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइज होकर वाटर निकल जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया भाई आपका, विच इज आपका लास्ट प्रोसेस विच इज रिडक्शन ऑफ ओर्स। अब जितने भी आप ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, देखो आप जब रोस्टिंग कर रहे थे, देखो रोस्टिंग आपने किया तभी भी आपको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। आपने कैल्सिनेशन किया तभी भी आपको क्या मिल रहा था मेरे दोस्त, आपको मिल रहा था मेटल ऑक्साइड। तो हमारा काम है कि हमें मिल तो रहा है हर केस में मेटल ऑक्साइड, लेकिन हमें चाहिए मेटल। तो हम क्या करते हैं, इस मेटल को रिड्यूस कर देते हैं।
ऑक्साइड्स का मतलब ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, मेटल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। अब इसको आप रिड्यूस करा दीजिए, बात ही खत्म, सब कुछ पूरी क्रिया कथा खत्म। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भैया, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। एक सेकेंड, लैपटॉप आई होप चार्ज, हाँ चार्ज। रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो मान लीजिए मैं जिंक ऑक्साइड का ही एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कार्बन विच इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, इसके प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से जिंक बन के आता है, लेट मी सी, हाँ जिंक बन के आएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिंक हमारा मेटल आ गया विच इज मेन प्रोडक्ट हमारे लिए अभी हो गया, और सेकंड वन इज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो इतनी बात है भाई। चलिए, हम डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जनरली हम कार्बन का ही यूज करते हैं जहां पर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और भी एक प्रोसेस है विच इज, हम यहाँ पर एक और प्रोसेस यूज कर सकते हैं इसके अलावा, डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें जिंक यहाँ से निकालना था, जिंक ऑक्साइड से, तो हम क्या करते हैं, सोडियम से रिएक्ट करवा देंगे, तो ऑब्वियसली ये Na2O बना देगा प्लस जिंक बना लेगा, तो यहाँ से ये वाला काम हमारा निकल जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस है। रिडक्शन इज नॉट ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन की हमें रिडक्शन ही करवाना है, हम डिस्प्लेसमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड मेटल, जो भी आपको मेटल फाइंड आउट करना, उससे मोस्ट रिएक्टिव, उससे हायर रिएक्टिव मेटल्स को हमें रिप्लेस कराना पड़ेगा। ये आपको आई होप पता होगी इतनी बातें। ठीक है, तो यहाँ तक बातें थी। अब कैल्सिनेशन वर्सेस रोस्टिंग में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। इट इज डन फॉर कार्बोनेट्स और सल्फाइड और ग्रेट। कार्बोनेट और हीटेड इन एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस मतलब सफिशिएंट अमाउंट, ये आप रख लीजिएगा बेसिकली सफिशिएंट। ठीक, एक्सेस मतलब एब्सेंस का मतलब सफिशिएंट होगा। ठीक, सल्फाइड और आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मेटल। ऑब्वियसली अगर आप कार्बोनेट को हटाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, ऊपर मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, नहीं याद हो तो देख लो, यहाँ पर कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और रोस्टिंग की बात करूं, थर्ड वन इज SO2 यहाँ पर निकलेगा, वो भी मैंने ऊपर बताया था, SO2 इज रिलीज। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा कि जब कैल्सिनेशन होता है तो वहां पर बाई प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगा, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या होगा मेरे दोस्त, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, बाई प्रोडक्ट विच इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों ऐसा रहा, क्योंकि हम सल्फाइड का और ले रहे हैं, यहाँ पर कार्बोनेट का और ले रहे हैं, तो ऑक्साइड हमें चाहिए ओवरऑल। ठीक है, तो इतनी बातें थी आज के लेक्चर में, और अगले लेक्चर में और भी डीप में और भी मोर स्टेप पढ़ाऊंगा आपको, और भी चीजें समझाऊंगा। बट कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो आप पढ़ के आना, आपको NCERT एक बार रीड करके आनी है। ठीक है, कल की क्लास में, और जो भी डाउट होगा, जो भी डाउट आपके मन में अभी तक होगा, उसको क्या करना, आपको कमेंट में बताना है, ताकि मैं अगले क्लास में सारे डाउट्स आपके मेंशन करूं। ठीक है, और कुछ अगर सजेशन दे सकते हो कि भैया ऐसी क्लासेस और अरेंज कर दो जो भी, तो वो भी सजेशन कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, वो सजेशन आपके सारे आपके वैल्यूएबल होंगे, सब पे विचार किया जाएगा और सब पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको आज की वीडियो में बताया, और अच्छे समझ में आ गई होगी आपको, और अच्छे तरीके से इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और जो भी चीज आपको चाहिए प्लीज डिमांड मी, आई विल फुलफिल ऑल योर डिमांड्स। ठीक है, बट आई वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम यू। ठीक है, मेरा ये इतना बस एम है कि आपसे रिजल्ट मुझे चाहिए, तो उसके लिए जो भी मुझे करना होगा मैं सब कुछ करूंगा, बट मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, एंड जय हिंद, बाय बाय।